जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और इस वीडियो में जो 21 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उस एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, 5 वीडियोज़ अपलोड हो गई हैं, ये छठी वीडियो है। ऐसे ही करते करते हम जितने भी 2024 के प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चंस, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस होंगे उनके पीडीएफ टाइम से आपको मिलते रहेंगे, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द टीम चिल्ड्रेन ऑन प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो टीम ने क्या किया, एजुकेट किया जो चिल्ड्रन थे उनको सेफ्टी प्रोसीजर्स को लेकर के टीम ने क्या किया, एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेशन या फिर एजुकेटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एजुकेटेड। तो द टीम एजुकेटेड चिल्ड्रन ऑन प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वांट टू डिस्कस द पोस्ट प्रोडक्शन अमाउंट। देखो क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है। एक रूल होता है, जब भी ईच एंड एवरी लगा हुआ होता है किसी भी सेंटेंस में, ईच, एवरी, एनी, तो उसमें क्या होता है, जो वर्ब होती है वो सिंगुलर के हिसाब से यूज होती है, और उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ये तो प्लूरल है, बिल्कुल सही है, बट चूंकि वर्ब जो लगेगी वो देम के हिसाब से ना होकर के ईच या एवरी के साथ में लगेगी, और ईच और एवरी जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो जो इसके साथ वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर होगी। एंड दैट इज वाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है वांट, वो वांट ना होकर के लास्ट में एस जुड़ जाएगा, वांट्स हो जाएगा। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वांट्स टू डिस्कस द पोस्ट प्रोडक्शन अमाउंट। किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर पार्ट सी में है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एरर फाइंड करना है। यू कुड सी दे वर बीइंग केयरफुल एज हेल नॉट टू ड्रिंक अप द मिनिमम फास्टेस्ट। किस पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है मिनिमम, ये एक एडजेक्टिव है, फास्टेस्ट ये भी एक एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव्स एक साथ नहीं यूज हो सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाता है। तो जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम और फास्टेस्ट के बीच में होगा मिनिमम अमाउंट, ओके, तो अमाउंट क्या है, नाउन है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो यू कुड सी दे वर बीइंग केयरफुल एज हेल नॉट टू ड्रिंक अप द मिनिमम अमाउंट फास्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट का केस है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना जो ये हाईलाइटेड शब्द है इसको इम्प्रूव करना है। लिखा हुआ ही हैड चॉप्ड द अनियंस ऑन द कटिंग बोर्ड। किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैड। हैड यूज होता है पास्ट टेंस के लिए, और अगर पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है तो जो वर्ब होगी वो भी पास्ट टेंस के हिसाब से यूज होगी, एंड दैट इज वाई यहाँ पे यूज होगा चॉप्ड। तो ही हैड चॉप्ड द अनियंस ऑन द कटिंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई भी शब्द एरर ना हो, यानी कि किसी भी शब्द में स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। पहला सेंटेंस देखें, व्हेन प्लेस्ड ऑन द कॉलम ईच रिंग स्लिड डाउन टू इट्स करेक्ट पोजीशन इफ पॉसिबल। यहाँ पे पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है, ओके। फिर दूसरा सेंटेंस, व्हेन प्लेस्ड ऑन द कॉलम ईच रिंग स्लिड डाउन टू इट्स करेक्ट पोजीशन इफ पॉसिबल, यहाँ पे करेक्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। फिर व्हेन प्लेस्ड ऑन द कॉलम ईच रिंग स्लिड डाउन टू इट्स करेक्ट पोजीशन इफ पॉसिबल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई ही सुसाइड डिस्पाइट बीइंग बॉर्न इनटू सच अ वंडरफुल फैमिली। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको एक सेंस निकल के आएगा, ये पास्ट की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट नो व्हाई ही सुसाइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इधर आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो शब्द लिखा हुआ है सुसाइड, उसके लिए कमिट का इस्तेमाल होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7, एरर फाइंड करना है। इन द आफ्टरनून वी वॉक इन द पार्क्स एंड आई वंडर्ड हु शॉट ऑल द हॉर्सेस देयर एंड विश्ड जो डिड। किस पार्ट में मिस्टेक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है आई वंडर्ड, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की अगर बात की जा रही है तो वर्ब जितनी भी यूज होंगी वो पास्ट के हिसाब से होंगी। तो यहाँ पे जो वो वॉक लिखा हुआ है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द आफ्टरनून वी वॉकड, वॉक
के साथ में ed ऐड हो जाएगा, तभी ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। सो किस पार्ट में मिस्टेक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ इंप्रूवमेंट करना है, द केक वॉज फॉर हर बर्थडे। तो केक यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली द केक्स वॉज फॉर हर बर्थडे। तो केक्स जो होगा वो प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ में वॉज होगा नहीं, तो या तो यहाँ पे लिखा होता कि द केक्स वर फॉर हर बर्थडे, तो ये तो सही सीक्वेंस होगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे राइट आंसर देखोगे तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि केक है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ में जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। सो द केक इज फॉर हर बर्थडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फिर अगेन इंप्रूवमेंट करना है, आई वॉन्ट टू लूज वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली। मैं वेट लूज करना चाहता हूँ बट फिर भी मैं डेली चॉकलेट खाता हूँ। तो यहाँ पे देखो दो लूज होता है, एक तो लूज होता है जिसमें डबल ओ होता है, एक लूज होता है जिसमें सिंगल ओ होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? ये वाला जो लूज लिखा हुआ है ना, ये होता है ढीला। जैसे आप पैंट पहनते हो तो पैंट अगर ढीली है तो उसके लिए बोलेंगे पैंट लूज है। बट ये वाला जो लूज है ना, ये खोने के सेंस में यूज होता है, किसी चीज़ के अलग होने के सेंस में, कि जैसे हम बोलते हैं ना आई लॉस्ट माई वॉलेट, तो मेरी वॉलेट जो है वो खो गई। तो लॉस्ट जो होता है लूज का पास्ट पार्टिसिपल होता है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आई वॉन्ट टू लूज वेट, और राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर ऑपोजिट बताना है शब्द का। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब यानी कि कोई चीज़ फायदा होना। एडवांटेजेस प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका उल्टा क्या होगा? एडजेंट्स। एडजेंट्स होगा नहीं, है ना, स्थगित कर देना किसी चीज़ को। रिफ्यूजेस होगा नहीं। बून्स क्या होते हैं? आशीर्वाद होते हैं। बून्स होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइनसेस। तो एडवांटेजेस यानी कि कोई चीज़ फायदा हो रहा है, और माइनसेस यानी कि कोई चीज़ कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे अंडरलाइन जो शब्द लिखा हुआ है उसका एंटोनिम बताना है। फॉर 20 ईयर्स यू होल्ड एन इंसेंट एंड वर्चुअस वुमन अंडर एन इनफेमस सस्पेशन। वर्चुअस का क्या मतलब होता है? लास्ट में ओ यूज लगा हुआ है, तो ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है। और वर्चुअस का मतलब होता है जो एथिकल बिहेवियर हो, या फिर जो, जैसे हम बोलते हैं ना वर्चू, वाइस एंड वर्चू होता है, तो वर्चू क्या होता है? वो पुण्य होते हैं, यानी कि वर्चुअस ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो अच्छा काम करता है। ठीक है, डूइंग समथिंग गुड। अब वर्चुअस का उल्टा क्या होगा? ब्लेमलेस। ब्लेमलेस तो मिलता जुलता शब्द है, ये होगा नहीं। मोरल नहीं होगा। राइटियस भी इसे मिलता जुलता शब्द है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अनएथिकल। तो वर्चुअस का सिनोनिम होगा एथिकल, बट यहाँ पे एंटोनिम की बात की जा रही है, तो एथिकल का उल्टा अनएथिकल। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है ऐसे शब्द का, मतलब इस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। सो एंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट वुड बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट लेजर जस्टली विदाउट इंजरी टू सिविलाइजेशन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लेजर की स्पेलिंग गलत है। क्या मिस्टेक है इसमें? LEISURE होगा। ठीक है। लेजर क्या होता है? ये वो वाली लेजर नहीं होती जो लेजर लाइट होती है। लेजर का मतलब होता है जो हम फुर्सत के टाइम जो हमारे पास होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इट इज़ माई लेजर टाइम। तो इस लेजर टाइम में हम क्या करते हैं? जो हमारे मन के काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल somebody wants to watch movies, somebody likes to read books, novels, कोई म्यूजिक सुनना पसंद करता है, तो लेजर वो होता है जो आपके खाली खाली समय, जो फुर्सत का समय होता है। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इसमें वही सेम चीज करना है कि ऐसा शब्द फाइंड करना है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। रिटेल आउटलेट्स आर क्लोजिंग डाउन सो द कस्टमर्स आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस बट टू मेक ऑनलाइन परचेज। बहुत सिली सी मिस्टेक है कि इसकी स्पेलिंग गलत है, चॉइस की स्पेलिंग गलत है। क्या मिस्टेक है? एस की जगह पे सी होगा। ठीक है, चॉइस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो इडियम लिखा हुआ है इसका मतलब बताना है। तो इडियम है शॉट इन द आर्म, है ना। इसके ऑप्शंस क्या हैं? समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, टू हिट समवन, टू टेक अ चांस, या फिर टू रिवील विद यू, टू रिवील व्हाट यू रियली थिंक। अब देखो इसको ऐसे समझो, शॉट इन द आर्म का मतलब अगर ऐसे ध्यान लिटरल मीनिंग देखोगे तो किसी के हाथ में शॉट शूट किया गया। ठीक है। अब देखो लिटरल सेंस में तो ये हो जाएगा कि अगर किसी के हाथ में गोली मारी जा रही है तो इट इज़ डैमेजिंग फॉर दैट पर्सन, राइट। बट इसको ऐसे समझो कि शॉट इन द आर्म का एक जो सेंस आता है वो ये आता है कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपके अंदर बूस्ट आ जाए, यानी कि आप तुरंत एक्टिवेट हो जाओ, आपके अंदर करेज आ जाए, या फिर आप तुरंत एक्टिव हो जाओ कोई काम करने के लिए जो इंस्टिगेट कर दे आपको। ठीक है। तो शॉट इन द आर्म से मिलता जुलता जो शब्द है समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट। ठीक है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा
कि फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु इज फाइटिंग अ वॉर, और अगर हाथ में गोली लग जाती तो वो और ज़्यादा जोश में आ जाता है ना कि अरे ये तो छोटा सा घाव है, कोई बात नहीं, अब और जी जान लगा करके लड़ेंगे, है ना। तो इट बूस्ट्स एनर्जी ऑल्दो इट इज़ पेनफुल। तो बट हाँ, इससे मिलता जुलता जो यही होगा वो यही है कि समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट करना है। चूज द इडियम फ्रेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट, यानी कि ये जो शब्द लिखा हुआ है इसकी जगह पे कोई एक ऐसा इडियम बताओ जो इन ऑप्शंस में लिखा हुआ है जो वो लिखा जा सकता है। जैसे आई फील दे आर वॉचिंग मी टू क्लोजली एंड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल इन द न्यू कॉलेज। तो अब ये जो हाईलाइटेड सेंटेंस है इसके लिए इडियम का क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा इडियम यूज होगा। ऑप्शंस हैं ब्रीदिंग डाउन वंस नेक, या फिर ब्रेक अ लेग, या फिर इन द डार्क, या फिर रन आउट ऑफ स्टीम। तो एक एक को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रन आउट ऑफ स्टीम, तो इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस करवाया है और उसमें मैंने बताया था रन आउट ऑफ स्टीम का क्या मतलब होता है। पहले के ज़माने में जो रेलवे के इंजन्स होते थे वो स्टीम पे चलते थे ना, भाप इंजन होते थे। अब उनमें भाप खत्म हो गई तो वो एनर्जी खत्म हो गई ना, वो इंजन चल तो पाएगा नहीं, किसी काम का नहीं है। तो रन आउट ऑफ स्टीम का होता मतलब होता है एनर्जी कम हो जाना, एनर्जी खत्म हो जाना, ठीक है। फिर इन द डार्क का मतलब, इन द डार्क यानी कि अंधेरे में। तो अगर आप अंधेरे में हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, क्या करें क्या ना करें। तो इन द डार्क का मतलब ये होता है बीइंग अनअवेयर ऑफ समथिंग ना, अनअवेयर अबाउट समथिंग, कोई चीज़ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ब्रेक अ लेग क्या होता है, तो ब्रेक अ लेग का तो मतलब होता है कि पैर तोड़ना। बट इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, आई मीन इस इडियम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई परफॉर्मर है और वो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहा है, तो जब उसको गुड लक दिया जाता है तो हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज, या फिर गुड लक, परफॉर्म वेल, है ना। बट एक इडियम इस्तेमाल होता है जो परफॉर्मर्स को दिया जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, और वो है ब्रेक अ लेग। ठीक है, अब आप सोचोगे तो उल्टा है कि अगर परफॉर्मर है उसको परफॉर्म करना है तो उसको अच्छी चीज़ें बोलो, ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई जा करके पैर तोड़ देना। देखो बहुत समय पहले ये इडियम्स वगैरह जो बनते हैं, जो कहावतें होती हैं वो ऐसे ही बनती हैं, है ना। तो बहुत समय पहले स्टेज पे परफॉर्मर्स जब जाते थे तो उनको जब लोग परफॉर्म करते थे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना, ये है वो, तो एक समय पे होता था ना कि जो आज भी चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात कर लो तो नज़र लग जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक परफॉर्मर गया और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट बाद में क्या हुआ, वो जब स्टेज से उतरा तो उसका पैर टूट गया, राइट। तो वहाँ से एडीएम निकल के आया कि जाओ बढ़िया परफॉर्म करो और एकदम पैर तोड़ देना। तो इट इज़ एक्चुअली अ विशिंग ऑफ समथिंग गुड, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए ये बोला जाता है। आते हैं अपने इडियम पे, राइट आंसर क्या होगा। अब ये तीनों होंगे नहीं तो अकेला कौन सा बचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रीदिंग डाउन वंस नेक। कैसे, जैसे मान लो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी, उसमें कैरेक्टर होता है सरदार खान। सरदार खान जब वो दुर्गा जो कैरेक्टर होती है उसके पास जब वो जाता है, ये काफ़ी मीम वगैरह में भी वायरल है। तो जब वो लेडी खड़ी होती है तो वो सरदार खान का जो कैरेक्टर होता है वो पीछे से, है ना, वो बहुत क्लोज जा करके वो बात करता है। उसके डायलॉग्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, बहुत वायरल भी होते हैं। तो वो उसमें आपने देखा होगा कि जो वो महिला होती है वो काफ़ी असहज महसूस करती है ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। और वो जो मेल कैरेक्टर होता है सरदार खान का, वो बहुत क्लोजली चारों तरफ घूमता रहता है और वो पूछता रहता है चीज़ें। तो वो क्या होता है, ब्रीदिंग डाउन वंस नेक, मतलब आपके गर्दन पे चढ़ के कोई आपके आपके गर्दन के एकदम पास में है और उसकी सांसें आपके गर्दन में टच हो रही हैं, तो इट मीन्स कि इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल। तो ब्रीदिंग डाउन वंस नेक का अर्थ होता है वॉचिंग समवन टू क्लोजली एंड मेकिंग देम फील अनकंफर्टेबल, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन हैं, हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ लिखा हुआ है सेवरल लाइन्स ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस that an asteroid that was as much as 10 kilometers, approximately 6 miles in diameter, hit the earth at the end of the Cretaceous। अब देखो, अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एविडेंस, सेवरल लाइन्स ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस, क्या करते हैं, प्रिवेरिकेट, साइन, इंटीमेट या फिर इंडिकेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे जो सही सीक्वेंस है वो इस्तेमाल होगा इंडिकेट का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिकेट। अच्छा, प्रिवेरिकेट क्या होता है, लास्ट में ए टी ई लगा हुआ है तो ये वर्ब होता है, ठीक है। इंडिकेट भी वर्ब है और प्रिवेरिकेट भी वर्ब है। तो प्रिवेरिकेट का सिंपल सा मतलब होता है टाल मटोल करना। शब्द आया है तो मैंने बता दिया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेवरल लाइन्स ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट दैट एन एस्टेरॉइड दैट वाज एज मच एज 10 किलोमीटर्स इन डायमीटर हिट द अर्थ एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस। क्या, तो क्रिटेशियस एक पीरियड था,
ठीक है। तो क्रिटेशियस के साथ में क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो क्रिटेशियस के लिए इस्तेमाल होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीरियड। सो क्रिटेशियस पीरियड। अच्छा, स्पेस क्या होता है, जगह होती है। स्पेल और स्पैन में क्या अंतर होता है, तो देखो स्पेल क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होती है ना, और स्पैन जो होता है वो शुरू से लेकर के अंत तक का जितना भी समय होता है वो गिना जाता है कि कितने स्पैन ऑफ टाइम में ये काम कंप्लीट हुआ, ठीक है, या फिर ये काम पूरा होने में कितना स्पैन ऑफ टाइम लगा, ठीक। तो ये है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचता है। लिखा हुआ दिस एविडेंस इंक्लूड्स एन एंशियंट इम्पैक्ट क्रेटर इन द यूकाटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको दैट डेट्स द टाइम ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो जब ऐसी बात की जाती है ना कि किसी चीज की डेट काउंट की जाती है कि ये कब कब तक का पुराना है या कितना पुराना है, तो वहां पे यूज होता है कि इट दैट डेट्स टू, इसके साथ में टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो मैक्सिको, यूकाटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको दैट डेट्स टू द टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पे देखा जाएगा द इम्पैक्ट वुड हैव प्रोड्यूस्ड एन इनॉर्मस डस्ट क्लाउड दैट वुड हैव। तो जो इम्पैक्ट था उस क्रेटर का, यानी कि उस जो वो आया था, क्या बोलते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एस्टेरॉइड, ठीक है। एस्टेरॉइड जो आया था उसका जो इम्पैक्ट था, उससे जो क्लाउड उठा, उस वो कैसा था। तो क्लाउड उठा की बात हो जा रही है यहाँ पे, एक क्लाउड उठने की बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, रेज्ड अप, रेज इन, राइजन अप या फिर राइजन। देखो पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट वर्ब की यूज होगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। रेज्ड अप होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो रेज्ड अप और राइजन अप दोनों चीजें सेम होती है, बट दोनों में एक अंतर होता है। रेज्ड अप जब होता है किसी चीज को जब ऊंचे लेवल पे उठाया जाता है तो वो रेज्ड होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्कूल में बोला जाता है रेज योर हैंड्स, तो आप क्या करते हो, आपको कमांड दिया जाता है, तो जब कहा जाता है रेज योर हैंड्स तो आप अपने आप से हाथ उठाते हो। लेकिन जब राइजन अप हम बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या होता है, उगता है, उठता है। तो जो धुएं का गुबार है, जो डस्ट क्लाउड है, आई मीन जो डस्ट का क्लाउड है, डस्ट डस्ट के बादल हैं, वो क्या हुए, वो उठे, खुद से उठे ना, तो यहाँ पे राइट आंसर यूज होगा ऑप्शन सी। So the impact would have produced an enormous dust cloud that would have risen up into the atmosphere and उससे हुआ क्या, जो धुएं का पूरा वो धूल का गुबार उठा, उससे क्या हुआ, पूरा प्लेनेट क्या हो गया, वॉल्ड हो गया, एनसर्कल्ड हो गया, फेंस्ड हो गया, कैप्चर्ड हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनसर्कल्ड। तो सर्कल गोला होता है, एनसर्कल्ड का मतलब हो गया वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, और एनसर्कल्ड का मतलब हो गया उसको चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दीज वर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में, जो एग्जाम फरवरी के महीने में हुए थे। डेट यहाँ पे मेंशन है, कौन सा, 21 फरवरी 2024 को दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा, और प्रॉपर टाइमली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको डिलीवर होती रहेंगी। और जीएस के लिए वहाँ पे मैं क्विजेस डालता रहता हूँ चैप्टर वाइज, तो वहाँ से वो भी आपकी हेल्प हेल्प पूरी होती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।